नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या गोदी मीडिया चैनल्स में जो एग्जिट पोल दिखाए गए, क्या ये एग्जिट पोल आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? और क्या एग्जिट पोल में जिस तरह से मोदी जी को 400 पार कराया गया, 400 सीटें पार कराया गया है, क्या ये 4 जून के लिए माहौल गर्म करने की तैयारी हो रही है? यानी जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, क्या ऐसे ही आंकड़े मशीनों से भी खोलने की तैयारी कैसा है? और जैसे अमित शाह हैं, अमित शाह जो मोदी जी के चाणक्य हैं, ये जब रैलीज में जाते हैं, भाषण देते हैं और जो ये दावे करते हैं सीटों के, ऐसा क्या है कि वही दावे एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं? मिसाल के तौर पर अमित शाह, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो यूपी में हो, जब भी बंगाल की बात चलती है तो अमित शाह कहते हैं कि उनकी 30 सीटें आ रही, 30 से ज़्यादा सीटें आ रही। बंगाल में 30 से ज़्यादा सीटें आ रही, ये अमित शाह कहते हैं। और जब एग्जिट पोल का आंकड़ा खुला तो जितनी सीटें अमित शाह ने बोली थी रैली में, उतनी सीटें एग्जिट पोल ने भी दी। जी हाँ, 30 से ज़्यादा। अब इसी तरह से अमित शाह बार बार कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 70+ सीटें आ रही हैं और उतनी ही सीटें, बल्कि उससे ज़्यादा सीटें एग्जिट पोल ने अमित शाह को दे दी। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एग्जिट पोल के ज़रिए ये जो गोदी मीडिया हैं, गोदी मीडिया के अखबार हैं, क्या इनके ज़रिए एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी हो रही है? अब आज जब यही सवाल राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी पोल है, मोदी पोल है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं एक बड़े गेम की तैयारी हो सकती है और 4 जून को जो असली नतीजे मशीनों से खुलेंगे, उसको प्रभावित करने का भी खेल हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये मोदी मीडिया पोल है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है। अब दोस्तों, ये जो एग्जिट पोल है, क्या वाकई इसमें आंकड़ों की जालसाजी हो रही, कोई खेल हो रहा है? आंकड़े कहीं ना कहीं मन मुताबिक, किसी के मन मुताबिक उस तरह से फीड किए जा रहे हैं। कोई चाहता है कि इस तरह के आंकड़े दिखाए जाएं और वही आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। कैसा हो रहा है? अब मिसाल के तौर पर कर्नाटक में जो भी पत्रकार गया, जो भी कर्नाटक का पत्रकार है, इवन बीजेपी के जो लोग हैं, उनका मानना था कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस बेटर करेगी। कम से कम ये जो साउथ के, दक्षिण भारत के जो चाणक्य हैं, डीके शिव कुमार, जिन्होंने बार बार अमित शाह को पटकनी दी है, हर बिसात पर पटकनी दी है, डीके शिव कुमार को लेकर यह कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस कम से कम 10 से 15 सीटें कर्नाटक में लाएगी इस चुनाव में, 28 में से 10-15 सीटें। लेकिन जब एग्जिट पोल दिखाया गया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 3 सीटें दिखाएंगे, किसी ने 5 सीटें दिखाई, किसी ने 3 से 5 सीटें दिखाई। आज डीके शिव कुमार ने कहा है कि ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल गलत हैं, बोगस हैं, क्योंकि एग्जिट पोल, उसका जो सैंपल साइज है वो सिर्फ 4000, 5000, जी हाँ, 5-6 हज़ार लोगों से बात करके पूरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को नाप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके जो सर्वे हैं, उनका जो एग्जिट पोल है, उसमें 5000-6000 लोगों से बात नहीं की गई है, 40-50 हज़ार लोगों से बात की गई है, हर कंस्टिट्यूएंसी, हर क्षेत्र में। और उनका आज भी दावा है कि कांग्रेस 10 के ऊपर शर्तियां जा रही है। We also do a survey. We have our own survey done. Our sample sizes will be minimum 40,000-50,000 per constituency. All these surveys which have been collected, they may be about 5,000-6,000 and all. अब दोस्तों, ये जो एग्जिट पोल है, इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी जो साख है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि बहुत से आंकड़े गलत सलत दिखाए जा रहे हैं और डंके की चोट पर गलत सलत दिखाए जा रहे हैं, जिसकी कोई परवाह नहीं है। मिसाल के तौर पर राजस्थान एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है जहां पर इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। राजस्थान में कुल 25 सीटें, टोटल 25 सीट्स हैं। राजस्थान में कुल सीटें लोकसभा की 25 हैं और एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि 25 की जगह 33 सीट मोदी जी जीत रहे हैं। सोचिए, सीटें 25 है, मोदी जी 33 जीत रहे हैं। जहां एलजेपी 5 लड़ रही है, वहां एग्जिट पोल एलजेपी को 6 दे रहे हैं। जहां सीटें ही 25 हैं राजस्थान में, वहां एनडीए को 33 दे रहे हैं।
दोस्तों, जो सबसे बुनियादी सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, जो चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे तेजस्वी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हों, सारे नेता एक सवाल उठा रहे हैं, कम से कम मोदी और अमित शाह के दौर में। उनका ये मानना है कि इस दौर में कुछ भी हो सकता है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने देखा या फिर अडानी के मामले में देखा, लोगों का मानना है, नेताओं का मानना है कि कुछ भी हो सकता है। जहां इलेक्शन कमीशन और सारा सिस्टम मोदी के हाथ में, वहाँ कुछ भी खेल हो सकता है। और बुनियादी सवाल ये उठाया जा रहा है कि एग्जिट पोल में गोदी मीडिया के जरिए जो फिगर्स, जो नंबर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि यही नंबर फिर मशीन से भी निकले। क्या मैनिपुलेशन हो सकता है या उसकी ज़मीन तैयार की जा रही है? हालांकि निगरानी बहुत की जा रही है और मेरा ऐसी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा, इस देश में ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये शक जाहिर किया जा रहा है। क्या है हकीकत? क्या वाकई किसी खेल की तैयारी है, बिग गेम की तैयारी है 4 जून को? 2 एक्सपर्ट हैं हमारे पास, दिल्ली IIT के इंजीनियर संदीप मनुधने, जो डेटा एक्सपर्ट हैं वो रहेंगे, मशीनों को समझते हैं, एग्जिट पोल को समझते हैं, डेटा को समझते हैं, वो कुछ चीज़ें बताएंगे आपको। और प्रोफेसर रविकांत, जिनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेल हो रहा है, क्योंकि एक एक सीट पर रविकांत गए हैं, उनके पास भी कुछ आंकड़े हैं। चलते हैं प्रोफेसर रविकांत के पास, संदीप मनुधने के बाद, इस खेल को भीतर तक समझने की कोशिश करते हैं। आखिर तक देखिएगा, इम्पॉर्टेंट इशू है, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। जी हाँ, तो आखिर तक देखिएगा। चलते हैं सीधे संदीप मनुधने, जो इंदौर से जुड़े हैं, और प्रोफेसर रविकांत, जो लखनऊ से जुड़े हैं। संदीप जी, आप तो दिल्ली IIT में आपने इंजीनियरिंग करी, देश की शीर्ष संस्था, और आपने डेटा को भी समझा, डेटा को समझते हैं बखूबी। मेरा पहला सवाल संदीप जी आपसे है कि, और मुझे लगता है कि एक IITian ही उसका जवाब दे सकता है, एक IIT का इंजीनियर ही जवाब दे पाएगा। ये जो डेटा है एग्जिट पोल का, इस डेटा को लेकर आपको शक क्यों हो रहा है, आपको संदेह क्यों हो रहा है? आप इस डेटा से कन्विंस क्यों नहीं हो रहे? भाई, आप तो डेटा एक्सपर्ट है। फिजिक्स में कॉज और इफेक्ट का एक रिलेशन होता है। पहले इफेक्ट नहीं आ सकता, पहले हमेशा कॉज आता है। लेकिन हमारे चुनावों में कुछ बहुत मजेदार रोचक घटनाएं हो रही हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बंगाल के बारे में काफी आत्मविश्वास से कहा कि हमें 30 सीटें मिलेंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा कि हमें 70 सीटें मिलेंगी। और जादू हो गया, एक्सिस माई इंडिया के गुप्ता साहब ने बंगाल में बीजेपी को 32 दे दी या 31 दे दी शायद, और 31। उत्तर प्रदेश में 72, 31 और उत्तर प्रदेश में 72। तो इतना ज्यादा मैच एक पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोलर, जो कि अमित शाह हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं एक शंका मन में जन्म लेती है कि ये कॉज इफेक्ट की किस तरह की रिलेशनशिप चल रही है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी और वेरिएशन होता, उन्होंने 30 बोला होता और इन्होंने 21 बोला होता, उन्होंने 70 और इन्होंने 53 बोला होता, तो शंका अनुपातिक रूप से कम हो जाती। लेकिन भारत जैसे विशाल, विविध, जटिल और अनेक स्तरों पे अलग अलग समाज के वर्गों में बटे हुए देश में इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर देना, ये आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये यकीन कर पाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि किसी के, आप एक बात समझिएगा दीपक जी, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ बने थे लोकसभा चुनाव 2024 में। हर पोलिंग बूथ पे क्या ये सर्वे की एजेंसीज अपना मिनिमम एक एजेंट भेज पाई पूछने के लिए? इसका जवाब है नहीं। तो फिर इन्होंने कितने पोलिंग बूथ पे भेजा, कितनी बार भेजा, कितने लोगों से पूछा, उसका विस्तृत वर्णन अभी तक इन एजेंसीज ने जारी नहीं किया। इन्होंने ब्रॉड बातें बोली, हमारे इतने हजार लोग गए, इतने हजारों से बात। भाई, आप जरा पोलिंग बूथ वाइज बता दें तो थोड़ी आसानी होगी आपकी पूरी इंटेग्रिटी को जांचने में, क्योंकि डेटा की इंटेग्रिटी जांचे बिना उस पर कमेंट करना ही व्यर्थ होता है। तो मुझे जिस चीज ने बहुत स्ट्राइक किया है एग्जिट पोल्स में, पॉलिटिकल लीडर के प्रेडिक्शन और एग्जिट पोल के जाने माने नाम एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता जी के प्रेडिक्शन बिल्कुल 99% मैच हो रहे हैं। ये जी, फ्रैंकली स्पीकिंग दीपक जी संभव नहीं लगता। आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो बताते गए चुनाव में कि साहब हमारी उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीट आएंगी, उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटें आई, अमित शाह ने कहा, तो उतनी ही सीटें जो हैं वो
प्रदीप गुप्ता साहब ने अपने पोल में दे दी, आप ये कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल। अगर हमारी बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें आएंगी, अमित शाह कह रहे हैं, तो वो उनके एग्जिट पोल में उतने ही नंबर आ रहे हैं। आपको शक बिल्कुल। होता है, आपको कुछ शक हो रहा है इस पर कि ये एक संयोग नहीं है, एक प्रयोग है ये? देखिए, मैंने कारण अभी बताया था। भारत इतना विशाल, विविध, जटिल और विसंगतियों से भरा देश है कि वहां इस तरह के एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशंस ऑटोमेटिकली किसी भी डेटा एनालिस्ट के मन में शक पैदा करने के लिए काफी होते हैं। अगर आपने भारत को वाकई में समझा है, और उत्तर प्रदेश जो अपने आप में एक देश से बड़ा है, 22-23 करोड़ की चलिए। आबादी वाले उत्तर प्रदेश के नहीं, बारे में समझ गया accurate भाई। prediction। भाई देखिए, मैं समझ गया, आप हमारी डेटा एक्सपर्ट संदीप मनुधने, उनको विश्वास नहीं हो रहा, उनको इसमें कुछ खेल लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जो जो चुनाव के मंच से अमित शाह बोल रहे थे, प्रदीप गुप्ता साहब का जो एग्जिट पोल था वही नंबर देता चला गया। इस पर इनको शक बिल्कुल। है कि ये कह रहे हैं कि भाई ये कैसा इत्तेफाक है, ये संयोग है, प्रयोग है। हालांकि प्रदीप गुप्ता से मैं बातचीत नहीं कर पा रहा, लेकिन ठीक है, प्रदीप गुप्ता साहब एक प्रोफेशनल आदमी है, और अच्छा होता अगर प्रदीप गुप्ता का हमें वर्जन होता। लेकिन मैं एक चीज प्रदीप गुप्ता के बारे में जरूर यहाँ डिफेंड करना चाहूंगा, कि प्रदीप गुप्ता का ये दावा है, मेरा दावा नहीं, प्रदीप गुप्ता का दावा है कि उनके प्रेडिक्शंस हमेशा सही रहे हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है 94% है। उनका ये भी कहना है कि 64 में से 60 उनके एग्जिट पोल एकदम सही गए, ये उनका कहना है। और संदीप जी जो है IITN, इनका ये कहना है कि भाई ये कैसा इत्तेफाक है कि अमित शाह जो बोलते हैं वही तोता एग्जिट पोल का बोलता है। ये क्या है, ये रिश्ता क्या कहता है? अब मैं जरा डॉक्टर साहब के पास चलता हूँ, प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब, खुश आप भी नहीं, आप भी नाराज हैं, आपको भी शक है, आपको भी संदेह है, आपको भी सस्पिशन है। तो भाई आपको किस लिए शक हो रहा है इन एग्जिट पोल्स में? आपका शक क्या है? दीपक जी, सिर्फ मेरा नहीं है, इस पूरे देश का शक है। और इसलिए है कि जिसे 10 साल से गोदी मीडिया कहा जा रहा है, और ये वो पत्रकारिता है जिसकी विश्व रैंकिंग 180 देशों में 161वें स्थान पर है। नंबर 2, जो मीडिया पिछले 10 साल से सरकार का भोंपू बना हुआ है, वो अगर कोई प्रेडिक्शन कर रहा है, वो उसका एग्जिट पोल है, तो उस पर सहज ही विश्वास नहीं होगा। आंकड़े सही आते हैं, नतीजे सही आते हैं, नहीं आते हैं, वो मैं छोड़ देता हूं। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है इस देश का जो ये मान ले कि ये विश्वसनीय है? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है गोदी मीडिया की। तीसरी बात, ये चैनल्स में अंबानी और अडानी की जो भागीदारी है वो भी कुछ दिखाती। मुझे लगता है कि 18 चैनल करीब ऐसे हैं जिसमें अडानी साहब की भागीदारी है, और 20 से ज्यादा चैनल ऐसे हैं जिसमें अंबानी साहब की भागीदारी। तो आप समझ सकते हैं। खैर, मैं इसको भी छोड़ दूं, लेकिन मैं इस देश के लोगों की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के नब्ज की बात कर रहा हूं। लोगों की तकलीफों को मैंने देखा है, उनकी समस्याएं, उनका वोटिंग पैटर्न, उनका नैरेटिव उनके बीच में। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया गया है इस चुनाव में। मैं कैसे मान लूं? कोई नहीं मान सकता। तो जब लोग रिजेक्ट कर रहे हो और एग्जिट पोल साहब कह रहे हो कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, कौन विश्वास करेगा? और अंतिम बात, एक बड़े चैनल का सर्वे, एग्जिट पोल का सर्वे, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं दीपक जी, जी जी पूरे प्रमाण के साथ कह सकता हूं। मैं नहीं, डॉक्टर साहब, आप ऐसे प्रोफेसर थोड़ी ना बन गए बिना प्रमाण के, कोई फर्जी डिग्री थोड़ी ना आपके पास है। अरे भाई, आपकी डिग्री तो जड़ी हुई है फ्रेम में। आप प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, जहां का मैं छात्र रहा हूं। गुरुजी, आप ही की यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूं। मैं आपकी डिग्री पर सवाल नहीं उठा रहा हूं साहब, बताइए बताइए। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस एजेंसी ने 72 सीटें दी हैं, वो एजेंसी में ये है कि 27 सीटों पर कांटे का मुकाबला था जी, और कांटे के मुकाबले की सारी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। ओहो, कांटे अच्छा, का मुकाबला इधर नहीं झुक सकता क्या? ओहो, ये कौन सा कांटा है कि एक ही जगह चुभेगा और एक जगह फूल बनेगा?
ये कौन सा कांटे का ओहो। मुकाबला है, बताइए मुझे। मतलब मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि सपोज करिए जो भी एग्जिट पोल है, आप नाम नहीं लेना चाह रहे उस कंपनी का, अगर उस कंपनी ने कुछ सीटें जो क्लियर जीत रही थी बीजेपी वो दी, और साथ में जो कांटे की टक्कर थी, मान लीजिए समाजवादी पार्टी बीजेपी की, वो कांटे की टक्कर वाली सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी। यस, यही हुआ है। अब तो इसको क्या माना जाए? इस खेल से फायदा क्या होगा डॉक्टर साहब, फिर ये भी तो बताइए, ये खेल किया अब क्यों, इससे फायदा क्या है? इस खेल का फायदा, कल जो जयराम रमेश ने ट्वीट किया था कि साहब 150 डीएम को फोन करके धमकी दी गई है, ये जयराम रमेश का आरोप है और इसका जवाब चुनाव आयोग दे रहा है। मतलब अद्भुत संयोग है। चुनाव आयोग कह रहा है नहीं साहब, आपके पास अगर कोई ऐसा आरोप है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि किसी डीएम ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। इस आरोप का जवाब अमित शाह नहीं दे रहे। आप समझ सकते हैं, अब इसमें मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि तमाम एजेंसियां, तमाम संवैधानिक संस्थाएं वो पहले ही इनक्रेडिट हो चुकी है। उनका कितनी उनकी विश्वसनीयता बची हुई है, आप इसको समझ लीजिए। जी ये एग्जिट पोल तो वो आ रहा है ना जो कहा जा रहा है कि साहब 350 के नीचे दिखाना नहीं है, वो 400 पार पहुंचा देना है। तो मोदी जी ने तो नारा दिया है, तो पहुंचा ही दिया, 2-4 लोगों ने तो पहुंचा ही दिया ना धक्का मार के। कोई 401 दिखा रहा है, कोई 402 दिखा रहा है। जी अब मैं आखिरी बात कह दूं, जब 300 के ऊपर इस तरह के नतीजे आते हैं तो दीपक जी कोई बहुत बड़ी वेव होनी चाहिए, तूफान होना चाहिए। जैसे 400 सीटें जब पार हुई थी राजीव गांधी के समय पर, तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद वो वेव थी। आप ये कहें कि वो तूफान था, कौन सा तूफान था बताइए जरा मुझे। पूरे देश का एक भी पत्रकार ये कह दे कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में कोई तूफान चल रहा था, मैं मान लूंगा। कोई वेव नहीं थी और साहब 400 पार आप करा रहे हैं, कैसे हो रहा है ना। ये सारे तर्क जो हैं वो क्या कहते हैं कि ये टोटली फेक है, मनगढ़ंत है, और मैं कहूंगा बकवास है। ये 4 तारीख को ही तय होगा कि, और वो भी इंडिया अलायंस के लोगों ने अगर ईवीएम की सुरक्षा की, मतगणना के समय आखिरी तक डटे रहे, एक एक वोट की गिनती तक नहीं, वीवीपैट की पर्ची तक, तो नतीजे वही आएंगे जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। क्योंकि हम लोगों ने जनता की नब्ज को पकड़ा है, हमको निर्देश नहीं था कि साहब आपको इतना दिखाना है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने एक बात बड़ी कही, मुझे लगा कि उसका जवाब इंजीनियर साहब ही दे पाएंगे, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी को मैं इतना अच्छा नहीं समझता जितना संदीप मनुधने साहब समझते हैं, आईआईटीएन है। संदीप साहब ये कह रहे हैं कि 27 सीटें उत्तर प्रदेश में जहां कांटे की टक्कर थी समाजवादी पार्टी और भाजपा में, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, उन कांटे की टक्कर वाली सीटों को बीजेपी के खाते में डाल दिया गया। इसका प्रमाण जो है उसका दावा कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। तो इससे काउंटिंग में क्या होगा, इससे असर हो जाएगा कि भाई कांटे की टक्कर थी, ठीक है, उसने डाल दिया, उसने बना दिया। तो ये इतना गंभीर मामला क्यों है ये? दीपक जी, मैं आपका और प्रोफेसर रविकांत जी का ध्यान प्रोफेसर सव्यसाची दास के 2023 में छपे उस रिसर्च पेपर की तरफ लाना चाहता हूं। सारे व्यूअर्स भी ध्यान देंगे, जिसमें प्रोफेसर दास ने 2019 के लोकसभा चुनावों में कांटे की टक्कर वाली सीटों का विश्लेषण करके बताया था कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये कांटे हमेशा एक ही दिशा में मुड़ते हैं। और जैसे ही वो पेपर छपा, वो प्रोफेसर साहब की नौकरी चली गई, उनके ऊपर देशद्रोह के केसेस की धमकी सोशल मीडिया पे आने लगी और बवाल हो गया। वो पेपर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, लोग जाके सर्च कर सकते हैं। तो जब रविकांत जी बोलते हैं कि ये कांटे की टक्कर की सीटों को एक्सिस माई इंडिया और दूसरे सभी एग्जिट पोल्स ने सिर्फ एक ही तरफ झुका दिया है, तो ये आरोप निरर्थक नहीं है। इसका एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट मौजूद है, एक रिसर्च पेपर के रूप में। अब आपके सवाल पर आता हूं। आपने जो प्रश्न किया कि भाई ऐसा क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर रिटर्निंग ऑफिसर और डीएम के डिस्क्रिशन का, उनके विवेक अधिकार का प्रश्न आ जाता है। अगर बहुत ही कांटे की टक्कर हुई तो मामले को यहां से वहां कर देना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है। लास्ट मोमेंट पर सुबह से आप लगे हुए हैं, रात को 11 बजे निर्णय आना है, तो आप थोड़ा सा यहां का वहां कर दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलता है। और उसके अलावा मैं आपका ध्यान
पोस्टल बैलेट को लेकर इस साल जो रूल्स बदले गए हैं उसकी तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले लोकसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले होती थी ईवीएम की बाद में। इस बार वो बंदिश हटा ली गई है। आप ईवीएम कंप्लीट करें, जहां तक मेरी जानकारी है नियम है, अगर मैंने जी। कहीं गलती की हो तो दर्शक बता सकते हैं। आप पहले ईवीएम कंप्लीट करने के बाद भी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कर सकते हैं। तो अगर ऐसा नियम बदला है इलेक्शन कमीशन ने, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं इसका कारण क्या है। मेरे दिमाग में तो इसका एक ही कारण आता है, और अगर वो कारण है तो फिर ये क्लोज फाइट वाली सीटों पर ही इन चीजों जैसी बातों का इस्तेमाल होने की गुंजाइश बनती है। जो अगर होता है तो फिर वो तो लोकतंत्र की मूल मर्यादा पर ही चोट हो जाएगी। फिर तो कोई जी। भी एग्जिट पोल सच साबित हो सकता है। ये है कुल मिलाकर जो सारी बात। नहीं, यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूंगा। विपक्ष ने, खासकर सीपीएम लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी और अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन से ये बात कही है कि साहब ये जो पोस्टल बैलेट है इसको शुरू में काउंट कराइए, बाद में मत कराइए। डॉक्टर साहब, आप तो इतने चुनाव देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, क्या जहां 3000 या 4000 के वोट का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, क्या वहां खेल हो सकता है? अगर डीएम को दबाव में डाला जाए, या कहीं ना कहीं सत्ता जो है डबल इंजन की सरकार हो, या प्रेशर हो, या बहुत रिमोट में कंस्टिट्यूंसी हो, वहां पर कोई वीआईपी ना हो, मीडिया की अटेंशन ना हो, आप जैसे जुझारू लोग या संदीप जैसे जुझारू लोग वहां पर नहीं हो, तो क्या डीएम जो छोटी मार्जिन होती, कांटे की टक्कर में खेल कर देता है, कांटा घुमा देता है, जो ये कह रहे हैं कांटे की टक्कर में? मैं बलिया के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी बात आपके सामने रखता हूँ। सनातन पांडे नाम है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो कुछ मुझे लगता है 1000 के नीचे वोटों से हारे थे, और उनका ये आरोप है कि मुझे हराया गया था। वो व्यक्ति इस बार ये कहता है डीएम को कि डीएम साहब, अगर इस बार गड़बड़ हुई तो या तो मेरी लाश उठेगी या आपकी लाश। ओहो, क्या कहा? सनातन पांडे का बयान है कि या तो मेरी लाश उठेगी यहां से या फिर आपकी लाश उठेगी। अब आप समझ सकते हैं कि ये आरोप कितने मजबूत हैं। कोई ऐसे यूं ही नहीं कहेगा कि डीएम साहब अब हम, या तो मेरी लाश जाएगी या आपकी लाश जाएगी। और ये हाल बलिया का आप बता रहे हैं? बलिया के सनातन पांडे का बयान है, जो समाजवादी वीडियो पार्टी भी के मौजूद है, आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। जी, आप इसको चला सकते सनातन, हैं। जी हाँ, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि बलिया में सनातन पांडे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे के साथ मुकाबला करें, और ये लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा, बहुत संगीन इल्जाम है। सवाल है, मैं आखिरी सवाल संदीप जी से पूछूंगा। संदीप जी, अगर मान लिया एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो हमने एग्जिट पोल में देखा 400 पार, अगर मशीनों में भी 400 पार हो गया, फिर क्या होगा? फिर इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, जो शंका है वो शंका अपनी जगह बनी रहेगी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, 5 साल के लिए वो फिर से अपनी नीतियां लागू करेंगे। लेकिन जिस प्रकार आप याद करेंगे दीपक जी, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में सबसे पहली बार यह दावा किया था, अब की बार 400 पार, एक अकेला सब पे भारी। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज से पहले संसद में ऐसी बातें कभी नहीं की। आप वो दिन याद करें दीपक जी, और आज का दिन जब हम चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल और मतदान के बीच का, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कागज पे बनी हुई एक बिल्कुल पीस बाय पीस रणनीति थी? पहले गोल सेट होगा, फिर उसका पूरा नैरेटिव सेट होगा, फिर इलेक्शन कमीशन ऐसे 7 फेजेस के चुनाव का पूरा परिणाम मतलब एक फेज रोल आउट देगा, उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ेंगी, उसके बाद एक एग्जिट पोल आएगा जिसमें ऐसे नतीजे आएंगे। अगर आप पीछे मुड़ के देखें, ये सारे डॉट्स बड़े सलीके से कनेक्ट होते हैं और ये एक रणनीति का हिस्सा लगते हैं। अब इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन सिंपल मैनेजमेंट एनालिसिस आपको ये दिखा देगा। तो अगर ये जीतते हैं इस तरह के नंबर्स के साथ, हमारी डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी जो होती है, एक सांस्थानिक ताकत जो होती है, उस पर लगे हुए सवालों के जवाब अगले 5 साल में सत्ता को देने होंगे। क्योंकि चुनाव आयोग ने जितने कॉम्प्रोमाइजेस इस बार के चुनाव में किए हैं, वो तो ऐतिहासिक हो गए हैं। छोटी छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है दीपक जी, और ऐसी छोटी छोटी तो कई चीजें चुनाव आयोग ने इग्नोर कर दी। मैं यहाँ पूरे 15-20 चीजें अभी गिना सकता हूं। तो समरी ये है कि अगर ये 300 या 300 पार जाते हैं तो हमारी शुभकामनाएं,
लेकिन बड़े सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे। बड़े सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे। डॉक्टर साहब, मान लिया कि चलिए मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बिना लहर के नदी पार कर गए। पिछली बार तो लहर थी तो मोदी जी नदी पार गए, इस बार बिना लहर के, बिना तैरे ही नदी पार कर गए। वैसे भी उन्होंने कहा है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो एक आसमानी ताकत है, आसमान से मतलब एक ताकत आई है। तो ताकत तो है मोदी जी में। मान लीजिए ये आसमानी ताकत मशीनों में दिख गई, तो क्या आप ये नतीजे स्वीकार करेंगे? एक लाइन में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं, क्या ये नतीजे आप स्वीकार करेंगे? 400 पार दीपक जी, मशीन क्या में। ये देश स्वीकार करेगा? चलिए, हम विपक्ष को छोड़ देते हैं। क्या मैं ये यहीं देश पर स्वीकार सवाल क्या खत्म, मैं किसान यहीं पर स्वीकार करेंगे? क्या नौजवान स्वीकार करेंगे? क्या दलित स्वीकार करेंगे? क्या आदिवासी स्वीकार करेंगे? क्या ओबीसी स्वीकार करेंगे? मणिपुर की महिलाएं स्वीकार करेंगी क्या? वो चलिए, हरियाणा की महिला पहलवान स्वीकार करेंगी क्या? अगर वो स्वीकार करेंगी तो मुझे भी स्वीकार है। चलिए, कोई बड़ी दिक्कत बात, बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कह दी। उन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरह का 400 पार मशीन बोलती है तो कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश और बढ़ेगी। और डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई अगर देश स्वीकार कर लेता है तो वो भी स्वीकार कर लेंगे। बहरहाल आप दोनों आए, दोनों ने एक बात जरूर कही कि बहुत से जिस तरह के एग्जिट पोल में नतीजे हमने देखे कि एक तरह का जैसे जीरोक्स कॉपी है, जो मोदी जी कह रहे हैं वही पोलस्टर्स दिखा रहे हैं, जो गिनती मंच से बोली जा रही है चुनाव में वही गिनती एग्जिट पोल के मशीनों से निकल रही, कंप्यूटर से निकल रही। ये क्या संयोग है? ये क्या इत्तेफाक है? या संयोग है या प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है? और ये एक्सपेरिमेंट अगर है तो इसका अंतिम जो रिजल्ट है क्या हमको ये 4 जून को देखने को पता लगेगा? बहरहाल मेरा मानना है कि चुनाव आयोग भले ही थोड़ा बहुत पक्षपात करता हो, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इस देश के जो संस्थाएं हैं, इस देश की जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, 4 जून को वो देश की जितने भी नागरिक हैं, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। ये हम एक उम्मीद करते हैं। और हमेशा इंसान को बिल्कुल। अपॉर्चुनिस्ट रहना चाहिए और हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। हम एक अच्छी सोच पर इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुख्य चुनाव हमारे जो कमिश्नर हैं, चीफ कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी, सद्बुद्धि जो है और देश और अशोका जो हमारा एम्बलम है देश का, उसका ख्याल उनको 4 जून को जरूर रहेगा। आप दोनों लोग आए, खुलकर बातचीत हुई, तमाम आपने संदेह व्यक्त किए, तमाम सवाल उठाए। 4 जून का इंतजार करते हैं, देखते क्या होता है। प्रोफेसर रविकांत साहब आपका और डॉक्टर साहब आपका, इस अंधेरे में भी आपने रोशनी कर दी और बहुत कुछ आपने आज जगाया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।